बिग सोचो में खुश आमदीद। यूएस चाइना ट्रेड वार में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने चीन में तैयार होने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स आयद कर दिए। इन प्रोडक्ट्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा टैरिफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले से आयद शुदा 25% टैरिफ को बढ़ाकर 100% यानी 4 गुना कर दिया। इसको आप यूँ समझें कि चीन में मैन्युफैक्चर होने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत अगर $10,000 थी, तो अब जब वो अमेरिका में इंपोर्ट होगी तो अमेरिकन कस्टमर्स को इसकी ख़रीदारी पर $10,000 टैक्स की मद में अदा करने होंगे। यानी अब $10,000 वाली उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत $20,000 अमेरिका में हो जाएगी। ये एक सादा सी मिसाल है, इसमें कुछ दूसरी मज़ीद लागतें भी शामिल हो सकती हैं और इनके इजाफे से इसी गाड़ी की कीमत $20,000 से भी बढ़ सकती है। सिर्फ यही नहीं, जो बाइडन ने स्टील, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स पर भी पहले से आयद शुदा टैरिफ्स को मज़ीद बढ़ा दिया। जो बाइडन ने कहा कि चाइना इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में डोमिनेट करने के लिए पुरज़म है, जबकि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में अमेरिका डोमिनेट करे। दोस्तों, टैरिफ एक किस्म का टैक्स होता है जो एक मुल्क इंपोर्टेड अशिया पर आयद कर देता है। वैसे तो ये इंपोर्टिंग मुल्क की गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक ज़रिया होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसे मुख्तलिफ ममालिक डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी अपने मुल्क में तैयार होने वाली अशिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फिर ज़ाहिर है इंपोर्टेड अशिया जो दूसरे ममालिक से उस मुल्क में आती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और कस्टमर्स अपने ही मुल्क में तैयार होने वाली अशिया जो कि अब निस्बतन सस्ती या उसके बराबर कीमत में हो जाती हैं की खरीदारी को तरजीह देते हैं। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक कार पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है और वो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को 15 लाख रुपए में पड़ती है, जबकि वैसी ही कार चीन में पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 10 लाख में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी कंज्यूमर्स चीन में तैयार होने वाली कार को ज़ाहिर है ख़रीदने में तरजीह देंगे। इससे फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाली कारों की डिमांड में कमी होगी और डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन में फ़र्ज़ करें पाकिस्तान अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज़ कारों पर 60% इंपोर्ट टैरिफ आयद कर देता है, तो चीन से इंपोर्ट होने वाली इन गाड़ियों की कीमत अब पाकिस्तानी लोगों के लिए 16 लाख रुपए हो जाएगी। अब चाइनीज़ कारें चूँकि डोमेस्टिक कारों के मुकाबले में 1 लाख रुपए महंगी हो गई, लिहाजा एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स अपने ही मुल्क में तैयार होने वाली कारों का इंतखाब करेंगे क्योंकि वो 1 लाख रुपया कीमत में कम पर मिल रही है। दोस्तों, हालिया बाइडन टैरिफ्स के ज़रिए चीन को अमेरिकन मार्केट से दूर रखने और अमेरिका के लिए एक अनफेयर यानी गैर मुनसिफाना सा इंडस्ट्रियल एडवांटेज हासिल करने की कोशिश की गई है। इस ट्रेड वार का सिलसिला 2018 में अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाने वाले और ख़ुद को टैरिफ बैन कहलाने वाले अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, जब उन्होंने चीन से इंपोर्ट होने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक टैरिफ्स आयद कर दिए थे। अब हम वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आते हैं, जिन पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ 4 गुना तक बढ़ा दिया है। ये टैरिफ्स चूँकि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के तहत आयद किए जाते हैं और ये इख्तियार किसी भी मुल्क को हासिल है, लेकिन अमेरिका के केस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आदाद शुमार जो बाइडन के इस फैसले की कहीं से भी सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे। साल 2023 में चाइनीज़ कंपनी BYD, गिली और चेरी वगैरह ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तकरीबन 15 लाख यूनिट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए। इनमें से सिर्फ 12,000 यूनिट अमेरिका में फ़रोख्त हुए, जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट्स का 1% से भी कम बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन में 5 लाख के लगभग चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुई, जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 1/2 बनती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन को ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडन का ये फैसला सियासी है, इसका चाइनीज़ कंपनीज़ को कोई ख़ास नुकसान फ़िलहाल तो होता नज़र नहीं आ रहा। बाज़ नाक़दीन का ये भी ख्याल है कि अमेरिकन सदर इलेक्शन ईयर में चीन मुखालिफ एजेंडे के साथ वोट हासिल करना चाहते हैं
नाक़दीन का ये आर्गूमेंट इसलिए भी दुरुस्त मालूम होता है कि 2019 में जो बाइडन ने खुद ट्रंप टैरिफ्स पर कड़ी तनकीद की थी। उनके मुताबिक ये टैरिफ्स तो अमेरिकन शहरियों ही को अदा करने पड़ेंगे, यानी ये दरअसल अमेरिकन शहरियों पर बोझ थे। दूसरी तरफ जो बाइडन ने टैरिफ्स बढ़ाते हुए बयान करदा अमेरिकन इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करवाने के अज़्म का भी इजहार किया है। सच पूछें तो आदादो शुमार यहाँ भी जो बाइडन के इस फैसले को सपोर्ट करते नजर नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि 2022 में 1.9 मिलियन के करीब ईवीज सिर्फ एक चाइनीज कंपनी BYD ने मैन्युफैक्चर की। इस लिस्ट में दूसरा नंबर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का है, जबकि अमेरिकन कंपनीज GM यानी जनरल मोटर्स का नंबर चौथा और फोर्ड नीचे कहीं 18वें नंबर पर इस लिस्ट में मौजूद है। टेस्ला चाहे एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसकी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल Y कार भी अमेरिकन कस्टमर्स को तकरीबन $45,000 में पड़ती है, जबकि इसके मुकाबले में सबसे सस्ती चाइनीज़ EV BYD कंपनी की डॉल्फिन मिनी कार है, जिसकी कीमत चीन में $9,500 के लगभग है, यानी टेस्ला की कम तरीन कीमत वाली गाड़ी से 5 गुना कम। दिलचस्प बात यह भी है कि टेस्ला के ऑनर एलन मस्क खुद इन टैरिफ्स के ज़्यादा हक में नजर नहीं आते। उनके मुताबिक ये मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला कदम है। एलन मस्क के इस बयान की ये वजह भी हो सकती है कि टेस्ला की एक बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी चाइना के शहर शंघाई में है। अगर एक लम्हे के लिए टेस्ला को इस लिस्ट से निकाल भी दिया जाए तो GM और फोर्ड तो दूर दूर तक फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री में कंपटीशन में नज़र ही नहीं आते। अगरचे दोनों कंपनीज ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, लेकिन लागत के हवाले से भी ये चाइनीज़ EVs के मुकाबले में दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इस वक्त USA में सबसे ज़्यादा सस्ती अमेरिकन ब्रांड की जो कार दस्तयाब है वो GM कंपनी की शेवरले बोल्ट है। इसकी कीमत $27,000 है। ये भी चाइनीज़ BYD कंपनी की डॉल्फिन मिनी कार के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। जो बाइडन ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के ज़रिए ओवर प्रोडक्शन कर रही हैं और वो अमेरिका को चाइनीज़ EVs का डंपिंग साइट नहीं बनने देंगे। इस एतराज़ का पहला जवाब तो ये है कि गवर्नमेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को सब्सिडीज़ देती हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है, हत्ता कि अमेरिका खुद भी EV इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहा है। दोस्तों, दरअसल हकीकत ये है कि EV बैटरी प्रोडक्शन में भी चीन इस वक्त ग्लोबल लीडर है। यहाँ निस्बतन सस्ती लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम होने की वजह से ना सिर्फ कारें सस्ती तैयार हो रही हैं बल्कि उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। लिहाजा ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और इसकी लागत कम करने के इक़दाम करने की बजाय चीन पर टैरिफ्स आयद कर देना अमेरिका का कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं लगता। अब दोस्तों, हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जो कंज्यूमर यानी सार्फ से मुतल्लिक है। ये 2019 में जो बाइडन का ट्वीट है, इसे एक मरतबा फिर मुलाहिजा करें। इसमें वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को बुनियादी माशी असूल पढ़ाते नज़र आ रहे हैं कि इंपोर्ट्स पर आयद करदा टैरिफ्स अमेरिकन अवाम ही को अदा करना पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2024 में टैरिफ्स 4 गुना तक बढ़ाते हुए जो बाइडन वही इकोनॉमिक्स क्यों भूल गए जो उन्होंने ट्रंप को पढ़ाने की कोशिश की थी। अब भी तो ये टैरिफ्स अमेरिकन अवाम ही को अदा करने हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं? इसके लिए आपको कुछ हवाले भी देते हैं। ये बात है 1980s की, जब हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से अमेरिकन कंज्यूमर ने निस्बतन सस्ती, फ्यूल एफिशिएंट और छोटी जापानीज़ मैन्युफैक्चर्ड कारें खरीदना शुरू कर दी। ऐसे में जब अमेरिकी सड़कों पर जापानीज़ कारों की तादाद बढ़ने लगी तो अमेरिकन कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने जापान पर दबाव डाला कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स पर लिमिट आयद करे। इस तरह की पाबंदियों से जापानीज़ कारों की इंपोर्ट्स अमेरिका में कम हो गईं। जब जापानीज़ इंपोर्ट्स अमेरिका में कम हो गईं तो अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। अब कंज्यूमर्स के पास चूँकि कोई और ऑप्शन नहीं थे, लिहाजा उन्हें मजबूरन अपने ही मुल्क में तैयार होने वाली निस्बतन महंगी कारें एक मरतबा फिर खरीदना पड़ी। प्रोटेक्शनिज्म की इस पॉलिसी में अमेरिकन कंपनीज़ ने तो खूब फ़ायदा उठाया, लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए ये किसी भी हवाले से फ़ायदे वाली बात नहीं थी। और जाहिर है हालिया टैरिफ्स भी वैसे ही अमेरिकन अवाम पर एक बोझ होंगे। लिहाजा हुकूमत का ये फ़ैसला भी आम पब्लिक के फ़ायदे में हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा और ये अमेरिका की पॉलिसी किसी भी लिहाज से
امریکن عوام کے لیے بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ انہی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ 2023 میں 60% گلوبل EVs سیل صرف چین میں ہوئیں، جبکہ امریکہ میں صرف 10% الیکٹرک وہیکلز فروخت ہوئیں۔ ایسے میں جب امریکہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنے اور 2050 تک نیٹ زیرو ایمیشن اچیو کرنے کا ٹارگٹ بھی رکھتا ہے، تو اسے یہ بھی چاہیے کہ کنزیومرز تک سستی اور ہائی کوالٹی کی چائنیز EVs کی رسائی کو بھی یقینی بنائے، ورنہ ماحول دوست ٹارگٹس اچیو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ رپورٹس یہی بتا رہی ہیں کہ یورپی یونین اور چین الیکٹرک وہیکل اڈاپشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے کہیں آگے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ امریکہ بھی اس فیوچر ٹیکنالوجی اور اپنی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کوئی منصفانہ اقدامات اٹھائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ امریکہ چین کے خلاف شروع کی گئی اس ٹریڈ وار کو یورپ میں بھی پھیلانے کا خواہاں ہے۔ حال ہی میں US سیکرٹری خزانہ نے اپنے دورہ یورپ میں یورپی یونین کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی چین کے خلاف امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے ہی اقدامات کرے، یعنی ٹیرفس وغیرہ عائد کریں۔ ویسے دوستو، یورپ کو اگر دیکھیں تو یہاں چائنیز الیکٹرک وہیکلز کی بھرمار ہے اور یورپینز لگاتار نئی اور سستی چائنیز کاریں رجسٹر کروا رہے ہیں۔ 2024 کے پہلے 4 ماہ میں 2023 کے اسی ٹائم پیریڈ کے مقابلے میں 23% زیادہ الیکٹرک وہیکلز فروخت ہوئیں۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یورپی یونین نے بھی اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چائنیز مینوفیکچرڈ EVs پر 38% تک ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پہلے سے عائد کردہ 10% ٹیرف کے ساتھ ایڈ ہو کر اب ٹوٹل 48% ہو جائے گا۔ لیکن یورپی یونین کی سب سے بڑی اکانومی جرمنی نے چائنیز EVs پر ٹیرف عائد کرنے کے حوالے سے پہلے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا، اور جرمنی اب بھی یورپی یونین کے اس فیصلے سے مطمئن نظر نہیں آتا۔ اس کی ظاہری سی وجہ یہ ہے کہ یورپی یونین میں کار مینوفیکچرنگ کا سب سے زیادہ شیئر جرمن کار کمپنیز کا ہی ہے، اور 2023 میں جرمن آٹو میکرز واکس ویگن اور BMW وغیرہ کی 29% کاریں صرف چین میں فروخت ہوئی تھیں، یعنی چین کو ایکسپورٹ کی گئی تھیں۔ اب اگر چین نے بھی جوابی اقدام کے طور پر یورپی یونین سے امپورٹ ہونے والی اشیاء اور کاروں پر ٹیرف عائد کر دیے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جرمن کمپنیز کو ہی ہوگا اور چائنیز مارکیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حالیہ ٹیرفس پر رد عمل دیتے ہوئے جرمن ٹرانسپورٹ منسٹر کا کہنا تھا کہ کاریں سستی ہونی چاہیے، اور ایسا زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن اور اوپن مارکیٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے، نہ کہ ٹریڈ وار اور مارکیٹ آئسولیشنسٹ پالیسیز کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے سویڈن اور ہنگری بھی جرمنی کے موقف کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور دوستوں مارکیٹ کا اصول بھی ظاہر ہے یہی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے فیصلوں سے جہاں یورپی یونین چین جیسا ایک بڑا اور اہم ٹریڈ پارٹنر لوز کر سکتا ہے، وہیں اس طرح کے اقدامات یورپی یونین کے نیٹ زیرو ایمیشن ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں بھی ایک رکاوٹ ثابت ہوں گے۔ دوستو EVs کے علاوہ جن باقی انڈسٹریز پر جو بائیڈن نے چین پر ٹیرف عائد کیے ہیں، ان سب میں بھی امریکہ چین کے قریب نظر نہیں آتا۔ سب سے اہم آپ اسٹیل کو ہی دیکھ لیں۔ 2022 میں چین نے 1.01 بلین ٹن اسٹیل پروڈیوس کی، جو دنیا بھر کی اسٹیل پروڈکشن کا نصف سے بھی زیادہ، یعنی 54% بنتی ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ نے صرف 80 ملین ٹن اسٹیل پیدا کی، جو کہ چین کے مقابلے میں 12 گنا سے بھی کم ہے۔ لہٰذا یہاں یہ کہنا کہ امریکن اسٹیل انڈسٹری ڈومینیٹ کرے گی کچھ سینس نہیں بناتا۔ بالکل ایسے ہی ایلومینیم پروڈکشن میں بھی 2023 کے اعداد و شمار کسی بھی لحاظ سے امریکہ کے حق میں نظر نہیں آتے۔ چین یہاں بھی 41 ملین میٹرک ٹن کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ امریکہ تو 1 ملین میٹرک ٹن بھی پروڈیوس نہیں کر رہا تھا۔ یہاں بھی دور دور تک چین سے امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہی صورتحال دوستو سولر انڈسٹری میں بھی ہے۔ گلوبلی 78% سولر ماڈیولز پروڈکشن صرف چین میں ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ صرف 1.9% پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی جان لیں کہ US گورنمنٹ نے چائنیز سولر امپورٹس پر 2012 سے ٹیرفس عائد کر رکھے ہیں، اور آج 12 سال گزرنے کے بعد امریکہ کی سولر انڈسٹری چین کی سولر انڈسٹری کے قریب بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب ذکر کرتے ہیں سیمی کنڈکٹرز کا۔ اس معاملے میں چونکہ امریکہ چین کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے، لہٰذا وہ اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے بھاری سبسڈیز بھی دے رہا ہے۔ 2022 میں US گورنمنٹ نے
$52 बिलियन सब्सिडी के तौर पर सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री के लिए अप्रूव किए थे। क्या ये भी मुनाफिकत नहीं कि जिस इंडस्ट्री में अमेरिका खुद चीन से थोड़ा आगे है वहाँ अरबों डॉलर की सब्सिडीज़ अप्रूव कर रहा है, और जहाँ कोई मुकाबला ही नहीं वहाँ ये इल्ज़ाम आयद करता है कि चीन सब्सिडीज़ के ज़रिए ओवर प्रोडक्शन कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चीन और अमेरिका की ट्रेड वार के बारे में बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है अमेरिका इस तरह के इकदाम से एक अनफेयर एडवांटेज हासिल करना चाहता है जिसमें शायद वो कामयाब भी ना हो सके? और क्या आपके ख्याल में चीन को अमेरिका के इन हथकंडों यानी पाबंदियों और भारी टैरिफ से कोई फ़र्क पड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।